हाँ, तो अब हम जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हम पिछले वाले वीडियो में प्रकृतवाद के बारे में बता रहे थे, प्रकृतवाद क्या है या प्रकृतवाद का अर्थ क्या होता है। उन्होंने अपने प्रकृतवाद के अर्थों को 2 शब्दों में समझाया है। एक है फिजिकल नेचर और दूसरा है जो है नेचर ऑफ द चाइल्ड। इसके बारे में उन्होंने बताया है। अब हम आपसे जो है प्रकृतवाद की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अन्य विचारधाराओं के अनुसार जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकृतवाद यानी प्रमुख प्रकृतवादी विचारक। पहले हम देखेंगे प्रमुख विचारवादी प्रकृतवादी विचारक के बारे में जानेंगे। कौन कौन से थे प्रकृतवादी प्रमुख विचारक। तो सबसे पहले हम लेते हैं अरस्तु, कांटे, बेकन। पहले नंबर पर हैं अरस्तु, कांटे, दूसरा है कांटे, तीसरा है बेकन, हॉब्स, लेमार्क, तीसरा है हॉब्स, चौथा हमारा है लेमार्क। लेमार्क को आप लोग जानते हैं, जिराफ पर उन्होंने प्रकृतवादियों के नियमों के अनुसार जो है बताया है, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकता पर बात किया है कि प्रकृतवाद के अनुसार जो है कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में प्रजनन होता है, प्रजनन में कैसे उनमें विकास होता है। विकास के बारे में लेमार्क ने बात किया है। ठीक, और इसके बाद रूसो, हेक्सले तथा सैमुअल। रूसो तो सर्वश्रेष्ठ हैं। लेमार्क, बटलर, पांचवा हमारा है, रूसो हैं। छठवां हमारा बटलर हैं, रूसो, बटलर, हेक्सले, तथा सैमुअल, आदि जो है प्रकृतवादी विचारधारक या प्रकृतवादी विचारक हैं। आदि प्रकृतवादी विचारक हैं। तो ये प्रमुख विचारवादी थे, जैसे अरस्तु, कांटे, बेकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, बटलर, हेक्सले तथा सैमुअल आदि प्रकृतवादी विचारक हैं। ये प्रमुख विचारवादी हैं। इन्होंने ही जो है अपना विचार प्रकृति के बारे में दिया है। अब हम बात करेंगे प्रकृतवाद की परिभाषाएं। प्रकृतवाद की परिभाषाएं। प्रकृतवाद की परिभाषाएं। तो प्रकृतवाद की परिभाषाओं में प्रकृतवाद के विचारकों ने प्रकृतवाद के निम्नलिखित परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। प्रकृतवाद के विचारकों ने
प्रकृतवाद के विचारकों ने प्रकृतवाद के निम्नलिखित परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, किए हैं। तो इस प्रकार से अब हम एक एक जो है विचारवादियों के बारे में उनके मत को समझेंगे, क्या क्या उन्होंने जो है प्रकृतिवाद के बारे में अपने विचार को प्रस्तुत किया है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम जो है उनके मत को समझेंगे और उनके मत के बारे में जानेंगे। तो प्रकृतिवाद की परिभाषाएं प्रकृतिवाद की परिभाषाएं तो सबसे पहले हम जो है नंबर 1 पर थॉमस एवं लैंग के अनुसार देखेंगे। थॉमस एवं लैंग के अनुसार इन्होंने अपना विचार जो है प्रस्तुत किया है। तो इसमें है प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है। इसमें है प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है। मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है। और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है। यह विश्वास करता है कि अंतिम सत्ता यथार्थ है, आध्यात्मिक नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो थॉमस और लैंग के अनुसार है, उनका जो विचार है वो प्रकृतिवादी तो पहले से कहा कि वो आदर्शवाद का विपरीत है। आदर्शवाद का क्या है, विरोधी है। वह आदर्शवाद में विश्वास नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है वह अंतिम सत्ता यथार्थ को मानता है, न कि आध्यात्मिक को मानता है। सारा कहने का तात्पर्य यह है कि वो प्रकृतिवाद हमेशा आदर्शवाद का विरोधी रहा है और उसका विरोध करता रहा है। और साथ ही साथ जैसे अब हमारे हैं रक्स हो गए, रक्स के अनुसार है
प्रकृतिवाद एक दर्शन है जो उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो दर्शन के वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। एडम्स हो गए। एडम्स के अनुसार है प्रकृतिवाद को शिक्षा का उन प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं हैं, अपितु विद्यार्थियों की वास्तविक जीवन को सीधे मार्ग पर डालती है। तो इस प्रकार से जो है कई वैज्ञानिकों ने जो है प्रकृतिवाद के बारे में जो है अपना मत प्रस्तुत किया है और परिभाषा भी दिया है। तो परिभाषा देने का मतलब वही है कि जो प्रकृतिवाद अपना विचार प्रस्तुत किया है उसी में से थोड़ा थोड़ा जो है सभी ने एक एक जो है शब्दों पर फोकस किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रकृतिवाद है तो प्रकृतिवाद पुस्तक और स्कूलों का तो विरोधी पहले से था, वह उस पर निर्भर नहीं होता है। सीधे सीधे क्या है, जीवन का बालक का जो जीवन है वह सीधे क्या करता है, मार्गदर्शन पर डालता है, वह प्रकृति के शरणों में जाने की बात कहता है। इसी प्रकार से अन्य विचारधाराओं के अनुसार जो है प्रकृति में सारी चीज़ें सिर्फ पदार्थ को ही मान्यता प्रदान करता है और न किसी और चीज़ को वो मान्यता देता है। तो आगे जो है हम ये जैसे पेरी हो गए, पेरी के अनुसार है प्रकृतिवाद विज्ञान का दार्शनिक सामान्यीकरण है। विज्ञान के सिद्धांत का दर्शन ही या दर्शन की समस्याओं के लिए प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके द्वारा बताया गया है। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद की शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। हम प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो धीरे एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से प्रकृतिवादियों ने अपना शिक्षा जो है प्रस्तुत किया है। हाँ, तो प्रकृतिवादी जो है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या है उसके बारे में बात करेंगे। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं तो इसी के अनुसार देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं पहली है। पहली विशेषता है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। पहला है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। दूसरा क्या बताता है, बालक की स्वतंत्रता, चौथा है निषेधात्मक शिक्षा। तीसरा हमारा है निषेधात्मक शिक्षा, और चौथा हमारा है प्रकृति की ओर लौटो। चौथा हमारा क्या है, प्रकृति की ओर लौटो। तो इस प्रकार से इन्होंने विशेषताओं के बारे में बात किया था। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं में पहला है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। उन्होंने पहले शिक्षा पर जब फोकस किया तो उसने कहा कि बालकों में जो है पुस्तक का ज्ञान नहीं होना चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर चलेंगे तो उसमें बालक का जो है ज्ञान विस्तृत रूप से विकसित होगा। और दूसरी चीज़ है उसमें शिक्षा में उन्होंने कहा कि बालकों की स्वतंत्रता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बालक में स्वतंत्रता नहीं है तो वह शिक्षा किसी प्रकार से विकसित नहीं हो सकता उसके अंदर। और निषेधात्मक शिक्षा पर उसने विशेष ध्यान दिया है। और फिर कहा है कि प्रकृति की ओर, चौथा विशेषता यह बताया कि प्रकृति की ओर लौटो। ये किसने कहा है, रूसो ने कहा है। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता पर हम बात आपसे कर लेते हैं। पहली विशेषता हमारी है क्या कि
पुस्तकीय ज्ञान का विरोध मतलब प्रकृतिवाद में रूसों ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, क्योंकि पुस्तकों के द्वारा बालक प्रकृति के मतलब रटने की आदत होती है। सीधे सीधे उसने जोर दिया है कि जो प्रकृति में पुस्तकीय ज्ञान जब हम बच्चों में डालेंगे तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को रटता है, उसको जानने की कोशिश करता है। जब रटंत विद्या हो जाएगा तो मस्तिष्क का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा और बच्चों में अच्छाई और बुराई के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जो है रूसों ने कहा है जो बालक के जीवन को क्रियाशील नहीं बना सकता, इसलिए रूसों ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया। बाल्यावस्था मानसिक शिक्षा का समय होता है, फिर भी रूसों ने इस अवस्था में बालक को केवल रोबिन्स क्रूसो के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की अनुमति नहीं दी। उसके विचार में बाल्यावस्था में प्रत्येक बालक की शिक्षा केवल करके सीखना तथा निरीक्षण एवं अनुभव द्वारा ही होना चाहिए। तो जो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया तो उसने बालक के बारे में उन्होंने क्या कहा कि बालक रटकर नहीं पढ़ेगा, उससे मानसिक क्रिया सही ढंग से नहीं विकसित हो पाएगा। बालक जब भी पढ़ेगा वह करके सीखेगा, मतलब तभी सही गलत का फ़र्क उसे हो पाएगा, करके सीखेगा, निरीक्षण विधि से सीखेगा। और तीसरी चीज़ जो है अनुभव के द्वारा बालक जो है सीखेगा। इसमें बालक की जो है मानसिक क्रियाओं का विकास पूरे ढंग से हो पाएगा। इस प्रकार से जो है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं में उन्होंने जो है पहले पुस्तकीय विरोध जो किया है, सिर्फ कहा है कि पुस्तक से क्या होता है, सिर्फ रट सकते हैं, उससे मानसिक क्रिया का कोई भी विकास नहीं हो सकता है। तो दूसरा हमारा है बालक की स्वतंत्रता। तो बालक की स्वतंत्रता में है प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को स्वतंत्रता प्राप्त करना, क्योंकि उसकी प्रकृतिवादियों का ऐसा मानना है कि जैसे बालक को जब हम स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे तो बालक उसमें क्या करेगा, क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, वह स्वयं वह चीज़ें करना शुरू कर देगा और बालक उसमें सही गलत का फ़र्क उसको आने लगेगा, तो वह बालक में पूरे रूप से विकसित होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि बालक की स्वतंत्रता होनी बहुत ज़रूरी है शिक्षा में। जब तक बालक को स्वतंत्र वातावरण नहीं प्रदान किया जा सकेगा, बालक का स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता। स्कूल, शिक्षक, पुस्तकें, समय सारणी आज सब के सब बालक के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इससे उसका विकास, स्वाभाविक विकास जो है कुंठित हो जाता है। अतः प्रकृतिवादी ऐसा मानता है कि बालक को जो कर रहा है उसे करने दीजिए, उसके किसी भी कार्य में बाधा न डालना चाहिए और उसके सामने ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें रहकर बालक स्वयं अपनी इच्छा अनुसार ही विकसित होता रहे। इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली बालक को हर प्रकार के बंधनों या बाधाओं तथा उलझनों से मुक्त करके स्वतंत्र वातावरण में विकसित होने पर बल देती है। इस प्रकार से बालक का जो है स्वतंत्रता के बारे में जो है बात किया है। अब हम बात करेंगे निषेधात्मक शिक्षा के बारे में। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? प्रकृतिवाद में निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया है। जैसे M.S. रास के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ निकम्मेपन का समय नहीं, यह गुण की शिक्षा नहीं अपितु अवगुण से रक्षा करती है। इससे सत्य है कि शिक्षा नहीं होती पर गलती से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस समय अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई की पहचान की योग्यता हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब बालक कोई कार्य कर रहा होता है तो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं उसे जो है डांटना चाहिए, नहीं बिगड़ना चाहिए। बालक ऐसी शिक्षा ग्रहण करेगा उसमें जब वह कोई कार्य करना शुरू करेगा उसमें हस्तक्षेप होगा, रोकने की कोशिश किया जाएगा तो बालक इसमें जो है विकसित नहीं हो पाएगा। सत्य का ज्ञान करने के लिए उसको किसी भी कार्य के लिए रोकना नहीं चाहिए, वह स्वयं करे। उसकी सत्यता कहाँ तक है उसके बारे में जानने की बालक स्वयं कोशिश करेगा। इसलिए निषेधात्मक शिक्षा पर उन्होंने जो है बताया है कि यह मतलब यह उस मार्ग पर चलने देती है जो बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा।
अब आता है प्रकृति की ओर लौटो। तो बैक द नेचर, प्रकृति की शिक्षा के 3 साधन, प्रकृति की शिक्षा के 3 साधन, जैसे प्रकृति मनुष्य तथा वस्तुओं में केवल प्रकृति को सबसे ऊंचा स्थान देता है। प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि बालक जो भी सीखता है प्रकृति से ही सीखता है। रूसों के युग में शैक्षणिक संस्थाओं का वातावरण इतना दूषित एवं कृत्रिम हो गया था कि उस वातावरण में रहते हुए बालक स्वाभाविक विकास होना संभव हो गया था। इसलिए रूसों ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि बालक प्रकृति में स्वतंत्र रहकर ही स्वाभाविक विकास कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बालक का कहने का मतलब जब रूसों थे तो रूसों के समय में स्कूली और पुस्तकीय ज्ञान इतनी दूषित हो चुकी थी, इतना बेकार हो गया था कि वह उसमें अब विश्वास नहीं करता था। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि प्रकृति की ओर लौटिए, आप प्रकृति के शरण में चलिए। वहाँ जो सब कुछ आपको प्राप्त होगा वह पुस्तकीय ज्ञान और स्कूलों और शिक्षकों से समय सारणी से नहीं प्राप्त होगा, बल्कि जब आप प्रकृति के शरण में जाएंगे तो वहाँ आपको जो है ये शिक्षा प्राप्त होगी। आप अच्छा बुरा अपने अनुभव के द्वारा जो है सीखेंगे, जो भी करेंगे आप अनुभव के द्वारा जो है करेंगे। इस प्रकार से जो है प्रकृतिवादी जो है रूसों ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो। अब आता है कि रूसों के प्रकृति ग्रंथ एमिल एंड एजुकेशन का सर्वप्रथम वाक्य ही उसके अंतर्दर्शन का परिचय देता है। प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे सब क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी वस्तुएं जब तक प्रकृति के शरण में है तब तक वह क्या है, सुरक्षित है, अच्छा है, सब कुछ उसमें बढ़िया है। लेकिन जैसे ही मानव के हाथ में आता है वह क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। इस प्रकार से प्रकृतिवादी विचारधारा अपने विचारों के माध्यम से जो है प्रकृति के बारे में अपने विचार को प्रकट किया है। जो भी मानव के संपर्क में आएगा वह क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रकृति के शरण में है तब तक वह क्या है, सुरक्षित है, अच्छाई है उसमें, वह दूषित नहीं है। इस प्रकार से एमिल एंड एजुकेशन में या जो है अपने विचारों को प्रकट किया है उन्होंने, रूसों ने। तो आगे जो है आप देखेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम जो है आपसे बात करेंगे कि प्रकृतिवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ये तो विशेषताएं थे, अब उद्देश्य के बारे में जो है हम आपसे बतलाएंगे। हाँ, तो अब विशेषताओं के बारे में हमने बताया कि प्रकृतिवादी की विशेषताएं क्या थी, शिक्षा की विशेषता क्या चल रही थी। अब हम उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। प्रकृतिवाद में शिक्षा के उद्देश्य, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है, जैसा कि हम जानते हैं कि यंत्रवादी तथा प्रकृतिवादी ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया है, जबकि व्यवहारवादी संबंध सहज क्रियाओं पर बल देता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यंत्रवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सहज क्रियाओं की स्थापना करता है। जीव विज्ञान तथा आधारित प्रकृति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य सुख जो है, किंतु मैकडूगल ने इस बात को मानने से इनकार किया है कि सुख दुख क्रियाओं के लक्ष्य के रूप में होते हैं। उसके अनुसार सुख दुख क्रियाओं के मध्य में ही आ जाते हैं और मनुष्य क्रिया का मूल प्रत्यात्मक कर बैठता है। इसलिए उसके अनुसार मूल प्रवृत्तियों का शोधन शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। डार्विन के अनुसार अनुयायियों ने जीवन संग्राम के लिए बालक को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार किया, तो लैमार्क के अनुयायियों ने जो है बालक को इस योग्य बनाना चाहा कि वह वातावरण के प्रति सामंजस्य कर सके
हम जो है इस प्रकार देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकृतवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के विचार किया और उस दृष्टिकोण के विचार पर जो है हम आपसे बात करेंगे। प्रकृतवादी शिक्षा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रकृतवादी शिक्षा क्या है? व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। पहला है व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। मतलब इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं जीवन संघर्ष के बारे में। देखो, जो प्रकृतवादी है वह ये चाहता है कि बालक को इस तरह से शिक्षा दिया जाए, इस तरह से शिक्षा का उद्देश्य बनाया जाए कि जिसमें बालक को उसके जीवन संघर्ष के लिए उसे तैयार किया जाए। अगर वह जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तब वह किसी दुख और सुख का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से शिक्षा का जो है प्रारूप तैयार किया जा रहा है कि व्यक्ति संघर्षशील हो तभी वह अपने जीवन के महत्व को समझ पाएगा। इस प्रकार से प्रकृतवादी ने कहा कि व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, यह पहला उद्देश्य उन्होंने बताया था। दूसरा उद्देश्य था प्रकृतवाद यानी प्रकृतवाद का विकास करना या विकसित करना, उसके बारे में उन्होंने बताया था। प्राकृतिक विकास करना दूसरा हमारा क्या है? प्राकृतिक विकास करना। प्राकृतिक विकास करना, यह भी कहने का तात्पर्य जब हम शिक्षा का जो प्रारूप तैयार किया गया उसमें प्रकृति के बारे में ही कहा गया। तो प्रकृति के अनुसार यह हो गया कि आप जो है विकास करिए, शिक्षा का विकास कैसे होगा, किस प्रकार होगा, उसके बारे में जो है उन्होंने बताया है। तो प्रकृतवाद में हम देख लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है। और फिर है आकाश के समय का सदुपयोग करना, मतलब अवकाश का जो समय होता है। तीसरा है अवकाश के समय का सदुपयोग करना। अवकाश के समय का सदुपयोग करना। आत्मव्यक्ति चौथा है आत्म अभिव्यक्ति। प्राकृतिक विकास इसमें भी है। फिर आता है प्राकृतिक विकास इस प्रकार से उन्होंने उद्देश्य बताया है। फिर है वातावरण के साथ अनुकूल करने योग्य बनाना, सभ्यता का विकास, मानवता यंत्र की निपुणता बनाना, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। मतलब ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में रूसों ने बनाया है। मनुष्य के मौलिक प्रवृत्तियों का दिशा निर्देश करना, वर्तमान से भावी प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति करना, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में जो है बताया है। इस प्रकार से जो है शिक्षा का उद्देश्य होता है। और जो है ये अगर बालक में ऐसी पाठ्यक्रम ऐसे प्रारूप तैयार किया जाएगा शिक्षा का, तभी वह बालक जो है उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगर हम किसी बालक को एक कमरे के अंदर बांध कर रख कर उसे पढ़ाएंगे, उसमें समय सारणी रखेंगे, तो बालक का आंतरिक गुणों का विकास कभी नहीं हो पाएगा। वह सही चीज़ को नहीं सीख पाएगा, गलत भी नहीं जान पाएगा। इसलिए उन्होंने स्कूल और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध अपने लिए किया था। तो इस प्रकार से जो है हमने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जो है आपको बताया। और शिक्षा के
प्रकृतवादियों के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य तैयार किया गया था, जो पाठ बनाया गया था, उसमें जो है सीधे सीधे व्यक्तियों की आत्मव्यक्ति की बात किया गया है, जीवन संघर्ष की बात किया गया है, अवकाश के समय का सदुपयोग किया गया। जैसे अवकाश के समय का सदुपयोग करने का मतलब है कि व्यक्ति उसमें क्या करेगा, आत्मा अभिव्यक्ति करेगा, अपनी आत्मा की मतलब अभिव्यक्ति स्वयं उसका जो है विकास करने की कोशिश करेगा, अनुभव के द्वारा सीखेगा, प्राकृतिक विकासों के बारे में सोचेगा कि हमारे प्रकृति का जो क्षरण हो रहा है उसका रक्षा करने के लिए हम जो है उसका सदुपयोग करें। इस प्रकार से जो है रूसों ने जो है उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य तैयार किया था। अगली वीडियो में हम जो है आपके पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।